वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलर सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट है आपकी एलटी पैडागोजी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम आपसी व्यवहार, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं सामान्य रूप से, ठीक है, तो उसको हम बोलते क्या हैं? आखिर वो जो स्टेटमेंट है वो किस में आता है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन और तर्कसंगत कथन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आपसी व्यवहार के लिए, तो आपसी व्यवहार के लिए हम अनौपचारिक कथन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। औपचारिक आपका स्कूलों में यूज़ होता है या ऑफिस में हम इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में या जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है औपचारिक कथन का। और अगर हम आपसी व्यवहार के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने बताए हैं, लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि अगर आपकी कक्षा में कोई एक छात्र या कोई छात्र जो है वो क्लास में देर से आता है तो आप करेंगे क्या? कौन सा स्टेप आप लेंगे? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन है। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, या आप पेरेंट्स को सूचित करेंगे सबसे पहले, या उसे दंड देंगे, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं करेंगे, या उसको इग्नोर करेंगे। तो देखो, इग्नोर करना किसी को वो बेकार है, ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप एक अध्यापक हैं। दूसरा है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, मतलब आपको उसका रीज़न जानना है कि क्या दिक्कत है, क्यों आप लेट आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेष्टा कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी राइट रहने वाला है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट रहेगा। बात करते हैं बाकी के ऑप्शन की। अगर हम बात करें तो उसे दंड देंगे, तो दंड देना तो अपराध है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, तो भाई जब टीचर को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जब वो कक्षा में एक छात्र जो है वो देर से आ रहा है, तो फेस किसको प्रॉब्लम फेस जो है वो किसको करनी पड़ रही है? टीचर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो टीचर क्या करेगा? उसका सॉल्यूशन निकालेगा। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी उसका कारण, अगर हम उसका रीज़न जानेंगे कि वो लेट क्यों हुआ है तो उसकी रीज़न जानने की क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन और प्रायोरिटी सबसे इसको मिलती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? एक 16 वर्ष का एक बच्चा दे रखा है जिसमें कि उसकी जो आयु लेवल है 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु जो है मेंटल एज वो आपकी कितनी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आई क्यू लेवल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100, ये होता है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आपको आई क्यू दे रखा है उस विद्यार्थी का या उस छात्र का या उस बच्चे का, आई क्यू लेवल जो है वो 75 अंक लाता है। तो आपने क्या करना है? आई क्यू की जगह पे 75 करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको उसकी मानसिक आयु पूछिए तो MA वैसे ही रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो आपको CA दिया है, अब CA क्या है? वास्तविक आयु, जो जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब एक 16 वर्षीय जो विद्यार्थी, कितने वर्ष का है वो? 16 वर्षीय। तो उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 16 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 16 रख देंगे मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 75 इंटू 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 100 अपॉन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फिर इसके आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास वो होगा 75 इंटू 16 बटे 100, ठीक है, अपॉन 100 इक्वल टू आपका यहाँ पे MA आ जाएगा, मेंटल एज, ठीक है। तो ये 75 जो है 25 से कट जाएगा, 25 3 से और ये 4 से, और 4 4 जा 16 और 4 3 जा
12। तो जो MA आएगा आपका वो आ जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। तो जो उसकी मेंटल आयु होगी वो आपकी 12 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। तो इसी तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपने सबसे पहले करना है इसको। अगर उसकी वो नंबर अगर उसको दिया है कि इतने नंबर वो लाता है किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में उसके अगर इतने नंबर हैं तो वो आपका IQ में आ जाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे मानसिक आयु अगर पूछिए तो आपको MA वैसी रहने देनी है। जो उसकी वास्तविक आयु जो है, मेंटल एज को छोड़ के जो उसकी रियल एज जो है, वास्तविक आयु जो है वो 16 वर्ष अगर आपको गिवन है तो देन आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, मेंटल एज की, ठीक है। बहुत बार IQ लेवल पूछ लेता है कि उस विद्यार्थी का IQ लेवल बता दीजिए, तो MA/CA होता है इंटू 100 होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में आपको MA दिया होगा, CA दिया होगा, तो आपको IQ निकालना है और इंटू 100 तो बताना भी होता है कि IQ लेवल कौन सा है, सामान्य है या उच्च बुद्धि लब्धि वाला है। तो इस तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये लास्ट में ये पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम गेस्टाल्ट सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है आपका स्किनर का नहीं है, पावलोव का भी नहीं है, थॉर्नडाइक का भी नहीं है। जो आपका राइट ऑप्शन है वो है कोलर का। तो इसकी जो ये सिद्धांत है आपका गेस्टाल्ट का वो कोलर है। कोलर ने चिंपैंजी के ऊपर क्या किया था, ये चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और एक बंद कमरे में जब उन्होंने बॉक्सेस रखे थे और जो दीवार पे जो उन्होंने, एक मिनट, बॉक्सेस रखे थे तो दीवार पे मतलब जहाँ पर पंखा लगता है तो वहाँ पर पंखे में उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ केले लटका रखे थे, ठीक है। तो केले लटका रखे थे और अलग अलग टाइप के कुछ बॉक्सेस रखे थे। तो चिंपैंजी ने उस पर प्रयोग किया और उसने दिमाग लगाया, उन्होंने बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस रखे, देन उसके बाद उन्होंने केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो उनका एम था कि मतलब किस तरीके से अपने दिमाग का यूज़ करता है। तो यही गेस्टाल्ट का है कि संपूर्ण आकृति उनके पास होता क्या है कि संपूर्ण आकृति उनके सामने रख दी जाती हैं, फिर उसको दिमाग का यूज़ करना होता है कि करना क्या है आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चिंपैंजी ने इसके लिए सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, कौन सा, कोलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आयु की के बीच ही होगी डैश करके, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनकी IQ लेवल कितना होता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि क्या होता है आपके पास मेरेले की बात करें, अगर हम किसकी, मेरेले की बात करें तो मेरेले ने क्या करा था, इन्होंने IQ का वितरण किया था, ठीक है। जो IQ लेवल था उन्होंने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, बताया थे कि इतने से इतने के बीच में मंद बुद्धि बालक होते हैं, सामान्य के होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। तो इस तरीके से मेरेले ने इन पे IQ लेवल का क्या करा था, वितरण किया था। और जो ये मेरेले हैं उन्होंने किसके ऊपर, मतलब विनय परीक्षण जो है, जो विनय परीक्षण है जिन्होंने ये परीक्षण दिया है उनके ऊपर ही इन्होंने क्या करा, मेरेले ने IQ का वितरण किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसमें पूछा गया है कि सामान्य या औसत बुद्धि वाले जो बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहने वाला है, 90 से 109 के बीच में, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग मतलब सबके अलग, किसी भी मनोविज्ञान की अगर हम बात करें या मनोवैज्ञानिक की बात करें तो उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग बुद्धि लब्धि बताई है, किसी ने कुछ और दी है, किसी ने कुछ और, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पूछा जाता है, सामान्य रूप से पूछा जाता है, तो आपने यही करना है, 90 से 109 के बीच में इसकी औसत बालकों की बुद्धि लब्धि आती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो रोल है वो इन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने ये बताया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि शिक्षा केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए या सब्जेक्ट केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसको आपने सेंटर रखना है सबसे पहले। तो सेंट्रल जो होता है वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होता है, जिसमें कि बालक को केंद्र मान के एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। अगर पियाजे की बात कर रहे हैं तो पियाजे आपके पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास यौन विकास के लिए,
या भाषा विकास या संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। ठीक है, तो जो जीन पियाजे हैं उनका जो रोल है वो आपका संज्ञानात्मक विकास के लिए ही इनको जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड कुछ दिखे तो वो आपके जीन पियाजे ही होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया है और उनके जो स्टेप थे उसमें वो 4 थे, उन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया था। जैसे इंद्रिया जनित गामक हो गया। ठीक है, इंद्रिया से मतलब जो अंगों के द्वारा संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक होता है, मूर्त होता है और लास्ट जो होता है अमूर्त रूप। ठीक है, तो ये 4 स्टेप दिए थे उन्होंने, 4 चरण दिए थे किसने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को, या नैतिक विकास की आप भी इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास की अगर बात करें या संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो ये है इसका मतलब। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को इतने 4 चरणों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही है 8 इसमें। ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूटेट हो, सीटेट हो, एलटी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें मैं आगे लेके आऊँगा, नेक्स्ट जो पार्ट 3 पार्ट 4 आएंगे इसके, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस आपके मिल जाएंगी। ठीक है, पार्ट 1 अगर किसी ने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एलटी पेडागोजी टेस्ट सीरीज से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रहने वाली एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वो है शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक, मतलब कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं और उनके जो प्रतिपादक है जिन्होंने खोज करी है उस चीज़ की, वो कौन से साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी पिछले फर्स्ट वीडियो में बात करी थी किंडरगार्टन, जिसको मैंने बोला था खेल पद्धति। तो खेल पद्धति के जो श्रेय जाता है, जो प्रतिपादक हैं, वो आपका फ्रोबेल का है। ठीक है, तो फ्रोबेल आपका राइट रहेगा। ऐसी मॉन्टेसरी विधि का भी करा था, ये भी खेल विधि से ही रिलेटेड है, पर इसमें मैंने बताया था आपको स्वतंत्रता के पर्पज़ से कि अगर स्वतंत्रता नहीं मिलती है, जो शिक्षक पढ़ाता है वही स्टूडेंट सीखता है, तो यहाँ पर उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो मॉन्टेसरी विधि आपका मौर्य मॉन्टेसरी ने ही दिया था, उनके नाम पे ही है मौर्य मॉन्टेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मतलब थर्ड जो शिक्षण विधि है इसमें खेल विधि। एक मिनट, इसी तरीके से खेल विधि का भी है। खेल विधि के हेनरी कॉल्डवेल कुक ने इनका प्रतिपादक किया है। ठीक है, डाल्टन विधि की बात करें तो डाल्टन विधि आपकी हेलन पार्कहर्स्ट ने करी है। ठीक है, पर्यटन विधि की बात करें तो पर्यटन विधि आपका जो श्रेय जाता है वो जो प्रतिपादक हैं इनके, वो है आपके पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी की बात करें, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी उसी के नाम से। खोज विधि अन्वेषण विधि या आपका ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक और खोज विधि या अन्वेषण विधि की अगर हम बात करें तो ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, मतलब इन्हीं का नाम है ये। ठीक है, तो खोज विधि जो है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर विधि का श्रेय जो आपको जाता है वो सुकरात के इसके प्रतिपादक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो आपका किलपैट्रिक हैं। ठीक है, तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक इनके हैं, किसके, प्रोजेक्ट विधि के। ठीक है, नेक्स्ट है 9 वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि के जो हैं गुडवार स्केट्स। ठीक है, ऐसी समस्या समाधान विधि के जो हैं वो सुकरात हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समस्या समाधान ये इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें वो आपको शिक्षण सूत्र जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर रखने हैं ये। ठीक है, समस्या समाधान विधि है सुकरात के। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है, ठीक है, तो वो आपका रॉबर्ट है। ठीक है, मूल्यांकन विधि की बात करें तो आपके JM राइस हैं। और समस्या समाधान विधि सुकरात, अभी हमने बात करी तो रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। 14 है आपका इकाई उपागम। तो इकाई उपागम जो है मॉरिशन ने दिया है, HC मॉरिशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विनेटिका विधि की बात करें तो कॉल्टन वाट्सवन ने करी है। डेक्रोली शिक्षण विधि की बात करें तो डेक्रोली ने दी है, उनके नाम पे ही है। ठीक है, ब्रेल पद्धति की बात करें तो वो आपका लुई ब्रेल है, इनके नाम पे ही है। इनके प्रतिपादक जो हैं वो लुई ब्रेल है। प्रक्रिया विधि की बात करें तो कमेनियस ने की है। ठीक है, इसके प्रतिपादक जो रहे हैं कमेनियस। नेक्स्ट है इसमें
बेसिक शिक्षा पद्धति, तो बेसिक शिक्षा पद्धति हमने कल बात करी थी जब हमने फर्स्ट वीडियो देखा था, तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा महात्मा गांधी मैंने बताया था प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ठीक है। और समाज मित्ति विधि की बात करें तो समाज मित्ति आपका एल मोरना है, ठीक है। आगमन विधि की बात करें तो अरस्तु है। निगमन विधि की बात करें तो प्लेटो है। इनकी खोज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो इसमें आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगमन और निगमन विधि। हर्बर्ट विधि की बात करें तो हर्बर्ट्स के नाम से ही है, ठीक है। ऐसी प्रश्न वाली विधि जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो प्रश्न वाली विधि की जो प्रतिपादक हैं वो वुडवर्थ हैं। संवाद विधि की बात करें तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो प्लेटो हैं। अब आपको पता होना चाहिए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है और एक होता है बाह्य अनुदेशन, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन होता है, तो ये दोनों के हैं, तो दोनों के आपके बीएफ स्किनर हैं, ठीक है। तो बीएफ स्किनर आपको याद रखना है रेखीय और बाह्य अनुदेशन के लिए, मतलब एक ही नाम है इनका, रेखीय बोलो या फिर बाह्य अनुदेशन। और दूसरा आपका जो शाखा होती है वो है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि, तो ये है नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेखीय के लिए बीएफ स्किनर और शाखीय की बात करते हैं तो नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। अवरोही की बात करें तो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो थॉमस एफ गिलबर्ट हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो ये चीज़ें समझ भी आई होगी जो मैंने आपको अभी बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका सीटेट यूटेट या फिर एलटी एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहें और आगे भी करते रहना, ठीक है। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और इसका जो आपको नोट्स हैं ये पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।